नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। स्नातक स्तर के लिए आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया कर यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि समय समय पर मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले महत्वपूर्ण विषय वस्तु से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होकर के अपनी पढ़ाई के लिए लाभ ले सकें। तो आज मैं आपसे बात करूंगा प्रत्यास्था इलास्टिसिटी की। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि जो वास्तविक पिंडों पर ठीक प्रकार के बाह्य बल आरोपित करके उन्हें डिफ़ॉर्म किया जा सकता है। डिफ़ॉर्म का मतलब आप समझे, विरूपित, यानी उनकी आकृति में हम कुछ विकृति ला सकते हैं। और हम विरूपण को कितने प्रकार से समझ सकते हैं, कितने प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। नंबर 1, यदि ऊपरी सिरे पर दृढ़ आधार से बंधे तार के निचले सिरे पर भार लटका कर उसे खींचा जाए तो तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। स्वाभाविक है बच्चों। यदि हम किसी तार को दीवार पर एक सिरे से बांध दें और जो उसका स्वतंत्र सिरा है, यदि उस पर हम थोड़ा सा भार लटका दें तो हम क्या पाएंगे, उसकी लंबाई में वृद्धि देखेंगे। यदि इसी पिंड पर हम सभी दिशाओं से समान संपीड़न बल लगाएं तो पिंड में क्या होगा, पिंड के आयतन में परिवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब स्वाभाविक है, जब हम हर एक दिशाओं से उस पर बल लगा रहे हैं, जब बल लगा रहे हैं तो उसके आयतन में कमी होगी। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि पिंड की आकृति में कोई भी चेंज नहीं होगा। अर्थात जब हमने उसके एक सिरे पर जो स्वतंत्र सिरा था उस पर कोई बल लगाया तो उसकी लंबाई में वृद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम उस पर ही सभी दिशाओं में एक समान संपीड़न बल लगा दें तो हमें उसके आयतन में कमी नज़र आएगी। और लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि उसकी आकृति नहीं बदलेगी, लेकिन आयतन में कमी हो जाएगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण एक हम चीज़ यह पाएंगे कि यदि पिंड पर हम बल को इस प्रकार लगाएं कि संपूर्ण पिंड में जो स्थानांतरित गति तो उत्पन्न ना हो, लेकिन इसकी कंटिन्यूअस लेयर्स में सापेक्षिक विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो पिंड की आकृति बदल जाती है। यद्यपि यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पिंड के आकार और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सारांश के तौर पर यदि हम कहें कि एक पिंड है, यदि उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांधें और निचले सिरे पर यदि हम भार लटकाएं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। और यदि हम उसी पिंड पर सभी दिशाओं में समान संपीड़न बल लगाएं तो पिंड के आयतन में कमी हो जाती है, लेकिन आकृति नहीं बदलती। किंतु यदि हम पिंड पर बल को इस प्रकार लगाएं कि उस पिंड में स्थानांतरीय गति उत्पन्न ना हो, लेकिन उसकी सतत सतहों में सापेक्षिक विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो पिंड की आकृति बदल जाती है, किंतु यहाँ पर उसके आकार और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इन तीन परिस्थितियों से हम पिंड को विरूपित कहते हैं, यानी वह पिंड डिफॉर्म्ड हो गया, चाहे उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, आयतन में कमी हुई है या फिर उसकी आकृति बदल जाती है। इस प्रकार जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो या तो उसकी लंबाई में या आयतन में या आकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य तौर पर हो जाता है। इस बाह्य बल को विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं, विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। सामान्यतः यदि विरूपक बल का परिमाण एक निश्चित सीमा में होता है तो बल के हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वे वस्तुएं जिन पर बल लगाने से उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है,
और जब हम उस बल को जो हमने उस पर निरूपित किया है, जो बल हमने लगाया है, और यदि हम उस बल को उस पिंड पर से, उस वस्तु पर से हटा लें तो वस्तु स्वतः ही जो परिवर्तन हो रहा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है और वस्तु पूर्ण रूप से अपनी पूर्व की अवस्था में आ जाती है। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं या इलास्टिक बॉडी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वस्तु पूर्ण रूप से इलास्टिक नहीं होती हैं, प्रत्यास्थ नहीं है। फिर भी हम एक उदाहरण के तौर पर हमने क्वार्ट्ज को लगभग पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माना है। इस प्रकार कहा जाए कि प्रत्यास्थ पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन पर यदि हम बाह्य बल आरोपित कर दें तो उस बाह्य बल के कारण उस वस्तु की लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। किंतु जैसे ही हमने उस बाह्य बल को उस पिंड से, उस वस्तु से, उस ऑब्जेक्ट से हटाया तो वस्तु उसी शेप में आ जाती है, उसी रूप में आ जाती है जिस रूप में वह उस बाह्य बल लगाने के पूर्व में थी। अर्थात प्रत्यास्था क्या है? प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु एक सीमा के अंदर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही हम उस बल को हटा लेते हैं वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से प्रत्यास्थ पदार्थ के गुण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। माना हमने एक लोहे का तार लिया और लोहे के तार पर हमने बाह्य बल लगाया, तो बाह्य बल लगाने के कारण क्या होगा? उस लोहे के तार की लंबाई कुछ बढ़ जाती है और जैसे ही हम उस बल को हटा लेते हैं वह तार अपनी पूर्व लंबाई पर वापस आ जाता है। लेकिन यदि हम लोहे के तार पर बहुत अधिक बल लगा दें जितना कि वो सहन नहीं कर सकता तो वह सदैव के लिए खिंचकर लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर संभावना क्या है? यदि हमने उसको सहन करने वाले बल से और अधिक बल लगाया तो संभावना क्या है बच्चों? वह तार टूट भी सकता है और टूट भी सकता है क्या? टूट ही जाएगा। अतः हम क्या कहें कि विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रत्यास्था की सीमा भिन्न भिन्न होती है। वे वस्तुएं जिन पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जैसे ही हम बल हटा लें तो वे अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। यद्यपि कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से प्लास्टिक नहीं है, परंतु फिर भी मोम और गीली मिट्टी को हमने लगभग पूर्ण प्लास्टिक माना है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का प्रत्यास्थ अथवा प्लास्टिक होना बाह्य विरूपक बल के परिमाण पर निर्भर करता है। एक प्रत्यास्थ पदार्थ उच्च विरूपक बल के अंतर्गत प्लास्टिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, जबकि एक प्लास्टिक पदार्थ यदि कम मात्रा के परिमाण के विरूपक बल के अंतर्गत प्रत्यास्थ व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। अर्थात हमने यहाँ पर दो पिंडों के बारे में देखा, एक प्रत्यास्थ पदार्थ और एक प्लास्टिक पदार्थ। प्रत्यास्थ पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पर यदि बाह्य विरूपक बल लगाया जाए तो वह वस्तु एक सीमा तक उस बल को सहन करती है और जैसे ही हमने उस बल को हटाया तो वस्तु अपने पूर्व की अवस्था में आ जाती हैं। ऐसी वस्तु क्या कहलाती हैं? प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिन पर हम बाह्य बल लगाते हैं और बाह्य बल लगाने के कारण उसकी लंबाई में या आयतन में या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, किंतु जैसे ही हम उस पर से बल हटाते हैं वे वस्तु पूर्ण रूप से अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती हैं। ऐसी वस्तुएं प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने प्रत्यास्था के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या प्रत्यास्था पर
तापमान या अशुद्धि का कोई प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर आता है हाँ, प्रत्यास्था पर ताप का और अशुद्धि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है बच्चों? कि जब हम यदि किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रत्यास्था क्या होगी? घट जाती है, और जब हम ताप घटाते हैं तो प्रत्यास्था बढ़ जाती है। कैसे समझेंगे हम? हमने क्या कहा कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था घट जाती है, यानी जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो वह वस्तु की प्रत्यास्था कम हो जाती है, किंतु जब हम ताप घटाते हैं तो प्रत्यास्था बढ़ जाती है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। माना कि शीशा है, यदि हम उसको बहुत अधिक ठंडा कर दें तो वह क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थ हो जाएगा। लेकिन हम कार्बन तंतु यदि हम उसको गर्म कर दें तो वो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर, पुनः में हम बता रहे हैं, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था घट जाती है और ताप घटाने पर प्रत्यास्था बढ़ जाती है। मिश्र धातु की प्रत्यास्था पर ताप का प्रभाव लगभग शून्य होता है। यदि हम उचित अशुद्धि मिलाने पर कम प्रत्यास्था वस्तु अधिक प्रत्यास्थ तथा कम प्लास्टिक वस्तु अधिक प्लास्टिक हो जाती है। अब हम प्रतिबल और विकृति के बारे में थोड़ा सा देख लें। प्रतिबल, इंग्लिश में हम इसे स्ट्रेस कहते हैं। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई या आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु प्रत्यास्था के गुण के कारण वस्तु में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है, तो इस परिवर्तन का विरोध करता है और वस्तु को अपनी पूर्व की अवस्था में लाने की चेष्टा करता है। इस बल को रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। इक्विलिब्रियम में या साम्यावस्था में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है बाहरी लगाए गए बल के बराबर, और इसकी दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। ध्यान दें यहाँ पर कि प्रत्यास्था के गुण के कारण साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। चूँकि साम्यावस्था में प्रत्यानयन बल का मान बाह्य आरोपित बल के बराबर होता है, अतः यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से माने और उस पर फोर्स F लगाएं तो हमें जो स्ट्रेस है, प्रतिबल का सूत्र होगा, वो कैसे मिलेगा? प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल बराबर कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। और प्रतिबल का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर से बता रहे हैं हम, प्रतिबल की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु पर विरूपक बल किस प्रकार लगाया जाता है। इस आधार पर हमें 3 प्रकार के प्रतिबल के बारे में जानकारी मिलती है। पहले ही कहा है कि किस पर निर्भर करता है कि हमने विरूपक बल किस प्रकार लगाया है पिंड पर। यदि हमने विरूपक बल को वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया है तो इस प्रकार के प्रतिबल को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हिंदी में हम इसे कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लेकिन जब हम विरूपक बल को वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाते हैं तो इसको हम अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और जब विरूपक बल को वस्तु की अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय लगाया जाता है तो इसका विपरीत फलक स्थिर रखा जाता है और इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अर्थात हमने 3 प्रकार के प्रतिबल को देखा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जब वस्तु की लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाएगा। अभिलंब प्रतिबल, जब वस्तु के पृष्ठ के लंबवत विरूपक बल को आरोपित किया जाएगा। और जब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय लगाया जाएगा यह बल, तो इसको हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। विद्यार्थियों, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि जब वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो प्रतिबल अनुदैर्ध्य होगा,
जब वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो प्रतिबल अभिलंब होगा, और जब वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा तो प्रतिबल स्पर्श रेखीय होगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि वस्तु के आयतन में वृद्धि होती है तो अभिलंब प्रतिबल को प्रसार प्रतिबल या एक्सपेंसिव स्ट्रेस कहते हैं, तथा यदि वस्तु का आयतन घटता है तो अभिलंब प्रतिबल को हम संकुचन प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो यह प्रतिबल की बात हुई। अब चूँकि जब हम प्रतिबल की बात करी तो हम स्वाभाविक है विकृति की भी बात करेंगे कि जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं और यदि उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन्ड अवस्था में कहते हैं या विकृत अवस्था में कहते हैं। वस्तु में यह परिवर्तन प्रारंभिक आकार के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। चूँकि विकृति एक शुद्ध निष्पत्ति है अतः इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, जबकि हमने प्रतिबल का मात्रक क्या पढ़ा, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, लेकिन स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होती है। विकृति भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुदैर्घ्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन, तथा अपरूपण विकृति, शियर स्ट्रेन। तो जिस तरह हमने अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति के बारे में, अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी, यदि विरूपक बल के तार की लंबाई की दिशा में लगाया जाता है तो तार की एकक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। हम गणितीय रूप में देखने का प्रयास करें कि माना किसी की तार की प्रारंभिक लंबाई अंग्रेजी के कैपिटल लेटर L से है तथा विरूपक बल लगाने से इसकी लंबाई बढ़कर कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाती है, तो अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी, स्मॉल l यानी जो लंबाई में वृद्धि हुई वो बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी अनुदैर्घ्य विकृति बराबर स्मॉल l बटे कैपिटल L। आयतन विकृति कैसे होगी, आयतन विकृति को हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ध्यान देंगे कि यदि विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। यदि हम प्रारंभिक आयतन कैपिटल V मान लें और जो विरूपक बल लगाने पर या दाब बढ़ाने पर यह जो आयतन है वह घटकर कैपिटल V माइनस V हो जाता है, तो आयतन विकृति का सूत्र क्या होगा, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। और हमने आयतन में परिवर्तन क्या लिया है, स्मॉल v, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। अब तीसरी विकृति अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति को हम अंग्रेजी में शियर स्ट्रेन भी कहते हैं। यदि विरूपक बल वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके विपरीत पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश लगाया जाता है तो ना तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है, ना ही वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, किंतु ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ऐसी स्थिति में उसकी आकृति बदल जाती है और इस प्रकार की विकृति को हम शियर स्ट्रेन या अपरूपण विकृति कहते हैं। इसकी माप किस पर निर्भर करती है, इसकी माप को हम किस पर कैसे डिनोट करते हैं, इसकी माप उस कोण थीटा द्वारा दी जाती है जिससे स्थिर पृष्ठ पर खींची गई कोई लंब रेखा घूम जाती है। अतः अपरूपण विकृति बराबर वस्तु के स्थिर पृष्ठ के लंबवत किसी रेखा द्वारा घूमा गया कोण थीटा। हमने कई एक्सपेरिमेंट करे हैं और एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पर हम ये पाते हैं कि जो पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड के लिए समान प्रतिबल के लिए उत्पन्न विकृति सदैव समान रहती है। जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है विकृति पूर्णतः समाप्त हो जाती है, और जैसे ही हम किसी विकृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक जो बल होता है वो नियत रहता है। तो विद्यार्थियों संक्षेप में हम क्या कहें कि प्रत्यास्थ
क्या होती है? प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु एक सीमा के अंदर यदि हम उस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही बल हटा लेते हैं वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, और ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। लेकिन जब हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं और उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है, किंतु जब हम उस पर से वह बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती है। ऐसी वस्तु प्लास्टिक वस्तु कहलाती है। फिर हमने क्या देखा कि प्रत्यास्था पर तापमान का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो प्रत्यास्था पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था घट जाती है और तापमान घटाने पर प्रत्यास्था बढ़ जाती है। फिर हमने प्रतिबल को देखा। प्रतिबल क्या है? जैसे हमारे दिमाग पर हम कहते हैं कि आज हमें बहुत स्ट्रेस हो रही है, तो वही है प्रतिबल है कि जो हम प्रत्यानयन बल हमारे ऊपर आरोपित करते हैं वह प्रत्यानयन बल और क्षेत्रफल के बीच में एक संबंध आता है। ये प्रत्यानयन बल क्या होता है बच्चों? प्रत्यानयन बल कि जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु की लंबाई, आयतन अथवा आकृति में जो परिवर्तन हो जाता है, परंतु प्रत्यास्था के गुण के कारण वस्तु में जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है जो इस परिवर्तन का विरोध करता है और वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए चेष्टा करता है, यही बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। और प्रतिबल का सूत्र क्या है? प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। इसकी इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जब वस्तु की लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या होता है बच्चों? अनुदैर्ध्य प्रतिबल में जब लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, अभिलंब प्रतिबल में हम वस्तु के पृष्ठ के लंबवत बल लगाते हैं और अभिलंब प्रतिबल में वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। और जब हम वस्तु के ऊपर हम अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय बल लगा दें तो इस बल के कारण इस प्रकार की जो विकृति होगी, इस विकृति के कारण वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखीय कहते हैं। और फिर हमने देखा विकृति, तो विकृति का मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाना, यानी जब हम विरूपक बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि वस्तु में विकृति उत्पन्न हो गई है। विकृति की इकाई क्या होती है? विकृति की इकाई कुछ नहीं होती है, इसका मात्रक कुछ नहीं होता है। ये भी कितने प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति उसमें हम क्या करते हैं कि जब विरूपक बल को तार की लंबाई की दिशा में लगाते हैं तो तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को ही अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। दूसरा, आयतन विकृति, जब विरूपक बल इस प्रकार लगाते हैं कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। और अपरूपण विकृति क्या है? जब विरूपक बल वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके विपरीत पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश लगाते हैं तो इस तरह वस्तु की ना तो लंबाई में परिवर्तन होता है और ना ही वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी आकृति बदल जाती है। इस प्रकार बच्चों हमने प्रत्यास्था और प्रत्यास्था पर तापमान का प्रभाव, प्रतिबल और विकृति के बारे में जानने का प्रयास करा। उम्मीद है आपको यह सरल भाषा में समझने में मददगार साबित होगा। अगले अंक में मैं फिर आपको लेकर के आऊँगा हुक का नियम, बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।